हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का दर्शन। यानी भारतीय संविधान का दर्शन क्या है, इसको हम लोग इस पॉइंट में जानने वाले हैं। और इसके लिए हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को यानी उद्देशिका को देखेंगे और उसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भारत की संविधान की प्रस्तावना जो है वो हमें संविधान की हर एक बातों से परिचित कराती है। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा दी और उससे दिशा निर्देश दिए, जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वही भारतीय लोकतंत्र के आधार बने। यानी भारतीय लोकतंत्र किन चीज़ों पर अमल करेगा ये तय हो गया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में ही। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इस बात पर अमल किया गया, उनको जांचा गया, परखा गया और उसके बाद ही उसे लोकतंत्र का आधार माना गया। और जब संविधान बना तो उसकी प्रस्तावना में इस बात को शामिल किया गया और उस प्रस्तावना के आधार पर ही संविधान की जितनी धाराएं थी वो सभी लिखी गई। संविधान की शुरुआत जो होती है उसके बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। उद्देशिका जैसे आमूमन आप लोग देखे होंगे किताब में शुरू में भूमिका होता है, आमुख होता है, लेखक की कलम से होता है। ठीक उसी तरीके से हर देश के संविधान में सबसे पहले उसके प्रस्तावना होते हैं, उद्देशिका होती है और उसी के माध्यम से हम पूरे उस संविधान को जान सकते हैं कि उस संविधान में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। अमेरिका के संविधान की जो प्रस्तावना थी उससे प्रेरणा लेकर के दुनिया के जितने देश थे उन सभी देशों ने अपना अपना संविधान की प्रस्तावना तैयार की। इस क्रम में भारत ने भी अपनी संविधान की प्रस्तावना तैयार की जो बहुत ही सुंदर है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रस्तावना के साथ भारत का भी संविधान शुरुआत होता है। आइए अब हम प्रस्तावना को सावधानी से पढ़ें और इसमें कही गई हर एक बात का मतलब समझें। भारत का जो प्रस्तावना है संविधान की वो लोकतंत्र पर खूबसूरत कविता सी लगती है। जैसे आप लोग देखे होंगे कोई किसी का गुणगान करता है या उसके बारे में बखान करता है तो उस पर कविताएं लिख देता है। तो उसी तरीके से भारत की जो प्रस्तावना है वो लोकतंत्र पर खूबसूरत कविता सी लगती है और इसमें वो दर्शन शामिल है, यानी वो चीज़ें हम लोग देख सकते हैं जो हमारे संविधान के निर्माण में जो है शामिल किया गया है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून के फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। यानी अगर हम संविधान को देखें तो उससे तय कर सकते हैं कि कौन सी ऐसे फैसले हैं जो लोगों के हित में हैं, कौन से ऐसे फैसले हैं जो लोगों के हित में नहीं है। यानी अगर हम प्रस्तावना को ही मात्र देख लें तो हमें सच, झूठ, सत्य, असत्य का ज्ञान हो सकता है। और भारत की संविधान की जो आत्मा है वो इसकी उद्देशिका है, प्रस्तावना है। जैसे आप सभी देख सकते हैं यह है भारत का संविधान की उद्देशिका यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसमें है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी
को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी हम देखें तो इसमें हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें बहुत सी चीज़ों को एक एक शब्द के माध्यम से पिरोया गया है। तो ज़रूरत यह है कि हमें उन शब्दों को जानना चाहिए, गहराई से समझना चाहिए, तभी जाकर के हम भारतीय संविधान की उद्देशिका के माध्यम से पूरे संविधान की आत्मा को, दर्शन को समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हम का मतलब हुआ कि संविधान सभा लिखने वाले जितने लोग थे वे सभी भारत के लोग, क्योंकि ये इसलिए कहा गया है क्योंकि संविधान लिखने का काम जो था वो प्रतिनिधियों की सभा के द्वारा की जा रही थी। यानी जितने लोग चुने गए थे, प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा जो है इस संविधान को लिखा गया। इसी वजह से शुरुआत किया गया हम भारत के लोग। यानी भारत का संविधान किसी राजा ने नहीं लिखा, किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, बल्कि पूरे भारत के लोगों की सहमति के साथ लिखा गया। इसीलिए ये शुरुआत किया जाता है हम भारत के लोग। उसके बाद है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो है अपने लिए जो है इतना अधिकार रखता है कि वो अपना निर्णय खुद ले सके। तो भारत जो है वो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। मतलब ये कि भारत जो है किसी दूसरे देश के दबाव में आकर के कोई भी फैसला नहीं लेता। भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो इसको बोला गया भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत को इतनी शक्ति दी जाए कि कोई बाहरी देश जो है इस पर किसी भी तरह का नियंत्रण स्थापित न कर सके। नेक्स्ट है समाजवादी। समाजवादी का मतलब हुआ कि एक ऐसे समाज की रचना की जाए जिसमें संसाधन पर सबका समान अधिकार हो, क्योंकि जो संसाधन होते हैं वो किसी एक समुदाय या एक वर्ग के लिए नहीं होते हैं, बल्कि उनका निर्माण जो होता है सभी लोगों के लिए होता है। ऐसे में उस पर अधिकार जो है सभी व्यक्तियों का समान रूप से होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर सरकार किसी सरकारी मशीनरी और एजेंसी को बनाती है तो उसमें भी सभी का समान अधिकार होना चाहिए, यानी समाजवादी। इसके बाद है पंथ निरपेक्ष। देखिए पंथ निरपेक्ष यानी पंथ मतलब होता है बहुत सारे पंथ के मानने वाले लोग होते हैं। जैसे आपने देखा होगा पंथ यानी संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदाय के मानने वाले लोग होते हैं और उनकी जो आस्था होती है वो अलग अलग होती है। तो ऐसी स्थिति में जो पंथ के लोग होते हैं उनको सही उचित और अनुपात के अनुसार स्थान भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भारत के संविधान में किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं माना गया है, बल्कि भारत में सभी लोगों को, हर पंथ के लोगों को निरपेक्ष रूप से रहने की आज़ादी दी गई है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। लोकतंत्रात्मक का मतलब हुआ कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता द्वारा जो है शासक का चुनाव हो और शासक पूर्ण रूप से जनता के हित में काम करे, तो उसे लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। यानी जो भी नीतियाँ होगी वो लोगों के इच्छा के अनुरूप होगी। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है कि वो राज्य जिसका प्रधान जनता के द्वारा चयनित हो। तो लोकतांत्रिक तरीके से प्रधान का चुनाव करने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यानी ये सभी चीज़ें आपने जो पढ़ी
ये भारत को बनाने के लिए की जा रही है, और वो बनाने के लिए की जा रही है कि हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, समाजवादी राष्ट्र बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे, और उसके साथ साथ उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। देखिए किन किन चीज़ों की यहाँ स्वतंत्रता की बात की गई है और न्याय की बात की गई है। तो न्याय की बात की गई है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, यानी न्याय किया जाएगा सभी लोगों के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से, यानी समाज में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी एक दूसरे का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। यानी सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से और राजनैतिक रूप से, यानी तीनों तरीके से लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। उसके किसके? भारत के समस्त नागरिकों को। उसी तरीके से विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और भारत के जितने नागरिक हैं उन सभी व्यक्तियों को उनके विचार रखने, उनकी अभिव्यक्ति व्यक्त करने, उनके जो विश्वास हैं, उनकी धर्म है और उसकी उपासना करने की स्वतंत्रता के साथ साथ प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी प्रत्येक व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है और उसके अनुसार जो है उस व्यक्ति को अवसर मिलनी चाहिए, इसकी समानता होनी चाहिए। और इसको प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, समता दिलाने, स्वतंत्रता दिलाने, समानता दिलाने के लिए क्या करना होगा? तो उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी एक व्यक्ति की क्या गरिमा है, पहचान है, इसको और राष्ट्र की एकता, पूरे भारत देश की एकता को बरकरार रखने और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने, यानी भारत की जो अखंडता है वो कैसे बनी रहेगी? तो इसके लिए हमें ज़रूरत है भाईचारे की। भाईचारे की यानी बंधुत्व की। बंधुत्व की मतलब हुआ कि हम पूरे देश के लोगों को अपना परिवार समझें, अपना भाई समझें, तब जाकर के जो है हम बंधुत्व कह सकते हैं। और जब बंधुत्व होगी तो हम में किसी भी तरह का मतभेद नहीं होगा, और जब मतभेद नहीं होगा तो हम राष्ट्र की अखंडता के लिए लड़ेंगे, और ये यानी कि हम अपने राष्ट्र को टूटने नहीं देंगे। और इसके लिए हम सभी जो है दृढ़ संकल्प ले रहे हैं, यानी एकदम जो है ये तय कर रहे हैं कि हम आज अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी उपरोक्त सभी चीज़ों के लिए हम जो है अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को, यानी भारत की लिखी हुई इस संविधान को अंगीकृत यानी अंगीकार कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए आत्मार्पित कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हमने देखा तो भारत के प्रस्तावना के माध्यम से वो हर बात कही गई है जो एक नागरिक को मिलनी चाहिए। वो हर चीज़ों पर जोर दिया गया है जो हमारे राष्ट्रीय राजनेता स्वतंत्रता संग्राम के समय में समानता के तौर पर देखते थे। वो हर बात कही गई है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखा गया है। इसमें हर वो बात कही गई है जिससे देश की एकता और अखंडता बनी रहे। तो इन चीज़ों से ये साफ होता है कि भारत की प्रस्तावना अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें भारतीय संविधान का दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।